नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर संयुक्त हम आपको क्लास करा रहे थे इंग्लिश की। उसी का ही मैराथन भी हम यानी महा मैराथन भी हम साथ ही में संयुक्त रूप से अंग्रेजी विषय का कराएंगे। वैसे तो हम फोर्थ सेमेस्टर की महा मैराथन क्लास देख रहे थे, पर इंग्लिश की क्लास जो थी ना वो कोर्स सेम ही है सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का, इसलिए एक साथ देख रहे थे। इसलिए इसी दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए महा मैराथन क्लास भी दोनों की एक साथ ही कराएंगे। और कॉमन चीजें ग्रामर पोर्शन दोनों में ही आता है, लेटर एप्लीकेशन और जो स्टार्टिंग में आपका टीचिंग मेथड है वो सब भी दोनों में कॉमन है। तो इंग्लिश विषय का पूरा कोर्स एक वीडियो में हम देखेंगे। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। चतुर्थ सेमेस्टर की ये आपकी स्कीम है, जिसमें इंग्लिश का अगर आप एग्जाम देखेंगे तो आपको 24 तारीख को देखने को मिलेगा 11:30 से 12:30 के समय में। और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का एग्जाम सबसे लास्ट में आपको 21 तारीख को देखने को मिलेगा 11:30 से 12:30 के टाइमिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। डिफरेंट अप्रोच और मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। तो आपका दो टाइप से मेन डिवीजन होता है, एक होता है आपका ओल्ड और क्लासिकल मेथड और एक होता है आपका न्यू मेथड। आपको ये पता होना चाहिए कौन से मेथड किसमें आते हैं। तो ओल्ड और क्लासिकल मेथड में आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड आता है, ये दोनों ध्यान आपको याद रखने हैं। न्यू मेथड में आपके तीन आते हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड, और दूसरा आपका बाइलिंगुअल मेथड, और तीसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओल्ड को ही क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल मेथड नहीं है। ऑप्शन में वहां ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड इस टाइप से दिए होंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा किसमें आता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या जिसको हम क्लासिकल मेथड के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है क्लासिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो आप कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो सबसे पहले ये फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। नाम में ही वर्ड है ट्रांसलेशन, यानी कि कोई चीज सिखाई ना जाए आपको, आप ऐसे ट्रांसलेशन बेस्ड जो है चीजों को जब पढ़ें तभी आप इसका यूज करते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज जो है पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर कोई चीज इंग्लिश में मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में है, तो मेन आपको समझना है। यहाँ पर मैंने इससे पहले भी बताया, चीजों को आप समझ लीजिए और अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए चीजों को लिखिए। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसमें लैटिन और जो ग्रीक भाषा है उसको पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज किया जाता है। और छात्र व्याकरण के नियमों को सीखते हैं, फिर मदर टंग लैंग्वेज और जो टारगेट लैंग्वेज है उसके बीच ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं। मदर टंग लैंग्वेज आपकी मातृभाषा होती है। टारगेट लैंग्वेज जो आप टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों के बीच ट्रांसलेशन का कार्य जो है वो करते हैं। यूनिट की बात करें तो वर्ड जो है यूनिट होती है। यूनिट क्या होता है, जब बात होती है ट्रांसलेशन की तो दो टाइप से ट्रांसलेशन हो सकता है, एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो, एक पूरा सेंटेंस बेस्ड ट्रांसलेशन हो। तो इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। अब जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है और आपको क्या पढ़ना है, लैटिन भाषा पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक वर्ड उठाएंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, फिर उसका अर्थ निकालेंगे, फिर दूसरा वर्ड उठाएंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही तो करेंगे लैटिन भाषा में। ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरी डिक्शनरी में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके ही चीजों को पढ़ते हैं। फिर एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि जो ग्रामर है वो आपका डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती है। ग्रामर इज टॉट बाय डिडक्टिव मेथड, जिसे हम निगमन विधि भी कहते हैं। जो डिडक्टिव मेथड होता है इसमें सबसे पहले रूल किसी चीज के बताए जाते हैं और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल जो है वो दिए जाते हैं। रूल जैसे मैंने आपको रूल रेगुलेशन बता दिए, फिर उस पर कोई चीज अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो वो उसी से ही रिलेटेड होता है, तो ये आपका इसमें यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या क्लासिकल मेथड। दूसरा आपका होता है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम ओरल या नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी चीजें डिटेल में बहुत देखनी है तो टॉपिक वाइज वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल फास्ट रिवीजन के तौर पर चीजें आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट मेथड में ऑल जो टीचिंग होती है वो टारगेट लैंग्वेज में जो है वो होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको स्थान नहीं दिया जाता है, क्रॉस बना हुआ है। और यूनिट की बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो सेंटेंस जो है वो यूनिट होती है। इससे पहले देखा जो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें आपकी वर्ड जो यूनिट थी वो थी। इसमें अगर बात करें मेथड की, तो इसमें ग्रामर जो है वो इंडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती है, जिसे हम आगमन विधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद उस पर आधारित जो रूल रेगुलेशन है वो बताए जाते हैं। और ये आपकी जो विधि है प्राथमिक स्तर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
डिडक्ट इंडक्टिव मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बच्चों को आप पहले एग्जांपल बता दीजिए कि ऐसा ऐसा है, जिससे क्या करते हैं बच्चे उस चीज को कनेक्ट कर लेते हैं, आसपास के चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप रूल रेगुलेशन पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। फिर आपका है अगला डॉक्टर वेस्ट मेथड। दिया किसने था? तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया था। इसमें जो पूरा जोर दिया गया है वो रीडिंग हैबिट पर दिया गया है। तो रीडिंग हैबिट से संबंधित कोई प्रश्न है, ऑप्शन में आपको डॉक्टर वेस्ट मेथड हो दिया हो तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। रीडिंग भी दो टाइप की होती है, एक ओरल रीडिंग होती है और एक साइलेंट रीडिंग होती है। ओरल मतलब बोल बोल कर आप पढ़ रहे हैं, साइलेंट मतलब मन में पढ़ रहे हैं। इस डॉक्टर वेस्ट मेथड में जो इंग्लिश है उसको पढ़ने के संदर्भ में सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई थी, और जो राइटिंग है उसको सेकंड प्रायोरिटी इसमें जो है वो दी गई थी। तो मेन आपका रीडिंग पर ही फोकस किया गया था। और एक चीज आप जानते हैं, जब आप इसके डिमेरिट्स या डीमेरिट्स की बात करते हैं, लाभ हानि इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो उसमें लिख सकते हैं अलग अलग कि जैसे डॉक्टर वेस्ट मेथड का आपसे लाभ पूछा जाए तो आप कहेंगे इसमें किसी भी प्रकार के अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, कि पढ़ना तो आप स्वयं से कर सकते हैं, तो नो टीचर रिक्वायर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। फिर यदि आप बात करें इसके दोस्त की तो आप LSW लिख सकते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। इन्हीं पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, केवल और केवल रीडिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो है तो नहीं ऐसा कोई दोस्त, पर आपको बनाकर लिखना होता है कि कुछ तो कमी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो LSRW है ये 4 स्किल्स होती हैं। L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, W जो है वो राइटिंग। अगला देखते हैं हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि इन्वेंशन किसने किया था, तो प्रोफेसर CJ डॉटसन ने किया था। हाल ही में जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है पिछले ही हफ्ते, उसमें बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, बहुविकल्पी में पूछा गया था। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था उसमें इसी बाइलिंगुअल मेथड से कि जो इनिशियल स्टेज होती है, जो प्रारंभिक स्तर होता है, उसमें जो मदर टंग लैंग्वेज है वो किस मेथड में यूज की जाती है, तो आपका बाइलिंगुअल मेथड ही सही था। ये प्रश्न वहां पर पूछा गया था। अब बात करते हैं इसके बारे में और आगे, तो कंबाइंड ऑफ 2 मेथड का होता है, एक डायरेक्ट और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ये दोनों मेथड का कंबाइंड रूप आप बाइलिंगुअल मेथड में देखते हैं। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि विच मेथड कंबाइंड ऑफ 2 मेथड, डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आपके ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे, तो बाइलिंगुअल मेथड ध्यान रखिएगा। मदर टंग जो लैंग्वेज है इसमें वो एक्सप्लेनेशन के लिए यूज की जाती है। और बात करें यानी कि यूनिट की, तो यहाँ पर यूनिट जो है वो सेंटेंस होती है, जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होता है। जब सेंटेंस यूनिट है तो वो जाहिर सी बात है दूसरा। और लास्ट पॉइंट है इसका कि ट्रांसलेशन आर ओनली डन बाय द टीचर नॉट बाय द स्टूडेंट्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ट्रांसलेशन केवल और केवल आपके जो टीचर है उनके द्वारा की जाती है, स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं की जाती है। लास्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो जो बेस वर्ड है उसको सेंटेंस में इसमें यूज करके करना सिखाया जाता है। बेस वर्ड क्या होता है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपको टेबल पढ़ाना चाहता हूं कि टेबल क्या होता है, तो मॉडल सेंटेंस उस पर एक बना देंगे आप कि ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो जब वाक्य में प्रयोग होते हुए आप देखते हैं किसी भी शब्द को, तो क्या होता है, चीजें आपको समझ में आ रही है कि एक्चुअल में उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब ही होता है किसी चीज को स्थानांतरित करना। तो सेंटेंस में आप उसको रख के बता रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है। और इसका अधिकतर यूज कहाँ किया जाता है, अर्ली स्टेज में जो है यूज किया जाता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे बच्चों को अगर कोई चीज आपको बतानी है, आप पुस्तक बताइए, तो पुस्तक हो सकता है उसने अगर पहले कभी ना सुना हो, तो क्या वो समझ में आएगा, नहीं समझ पाएगा। पर अगर आप ये कहेंगे कि आप जो पढ़ने का कार्य है पुस्तक से कर रहे हैं, तो वो चीजों को रिलेट करेगा, क्योंकि वो उस दैनिक जीवन में चीजों को पढ़ता है, उससे तो समझेगा ये पुस्तक है। तो वही है कि अर्ली स्टेज में ये यूजफुल होती है। तो बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी आप स्वयं से बनाकर लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे टेंस की तरफ। दूसरे पेज पे मैं आपको लेकर चलता हूं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ सारी इतनी सारी मेहनत की जा रही है कि सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जा सकें, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है इतनी सारी मेहनत पे। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, तो आप कहेंगे अब 12 टेंस आपके होते हैं। और मुख्यतः यदि पूछे जाए, ऐसा ना लिखा हो कि मुख्यतः लिखा हो, मेनली पूछा जाए, तो आपके 3 ही आप बताएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पर ओवरऑल जब पूछा जाता है सब डिवीजन के साथ, तो आपके 12 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसे, सिंपल टेंस भी बोलते हैं, और इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर भी आप बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट में ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसे हम बोलते हैं। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या प्रोग्रेसिव भी आप कॉन्टिन्यूअस को बोल सकते हैं। तो बेसिक प्रेजेंट टेंस में ये 4 टेंस आपके होते हैं। एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
फिर बात करते हैं पास्ट में, तो इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट में आपका था वही पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम यही चीज आप किसमें अपनाएंगे, फ्यूचर में अपनाएंगे। तो अभी तक 8 हुए, 4 उसमें और होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर उसका फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो आपके टोटल 12 टाइप आप देख रहे हैं, इनके सभी के आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि टेंस पर बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब की। तो मैं केवल हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा और केवल मेन चीज बताऊंगा, डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि टेंस पर अलग से लगभग 20 क्लासेस हमारी हुई थी। टेंस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। मैंने क्या कहा था, टेंस को एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पासिव सेंटेंस भी आपका आया, एरर निकालना है तो हर जगह टेंस जरूर काम आता है। तो मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल नाम बताता हूँ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर आप कहेंगे डस या डू जो है वो हो जाएगी, डस या डू। फिर आप बात करेंगे प्रेजेंट के साथ हम इंडेफिनिट चलते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। फिर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपकी डिड यूज होती है और साथ ही साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इस चीज का भी ध्यान जो है वो रखिएगा। फिर बात करते हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी होती है विल या शैल। इस टाइप से आप लिखेंगे विल या शैल। प्रेजेंट के तीनों हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपकी हेल्प होती है इज, एम, आर और साथ ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहां पर आपका वॉज या वर लगता है और साथ ही साथ आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। जैसे आपका प्ले लिखा है तो प्लेइंग हो जाता है। प्ले आपका एक वर्ब है जो एक्शन शो करता है। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो जो विल शैल था इसी में बी और लग जाता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका हो जाता है विल बी या शैल बी। इस टाइप से आपका हो जाता है। फिर आप बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या हैव, और इसके साथ आप वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर फ्यूचर परफेक्ट में बात करें तो इसमें आपका लगता है विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और इसमें भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाते हैं। फिर बचा क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला। इसकी बात करें तो इसमें आपका सिंस या फॉर जो है, सिंस या फॉर जो है ये यूज होता है। आप देखेंगे समय की बात अधिकतर की जाती है और साथ ही साथ आपका हैज या हैव और साथ में बीन भी लगता है, प्लस बीन, यानी कि हैज बीन या हैव बीन, इस टाइप से। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म आपकी परफेक्ट टेंस में लगती है। फिर आप बात करेंगे किसकी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसमें हम कहेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में बना देते हैं, तो इसमें भी आपका सिंस फॉर यूज होगा, मैंने ऊपर ही बता दिया था। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो यूज होती है हैड बीन। जैसे उसमें हैड थी तो इसमें बीन और लग जाता है। परफेक्ट के साथ जब कॉन्टिन्यूअस लगता है तो बीन और लग जाता है, इतना ध्यान रखिए। और वर्ब की आपकी आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। और लास्ट वाला जो बचा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आपका विल तो रहता ही रहता है और साथ ही साथ हैव भी रहता है और साथ ही साथ बीन भी रहता है। तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जितनी भी आप हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हैं और साथ में आईएनजी फॉर्म, इस चीज का भी ध्यान दीजिए, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। तो बेसिक आपको ध्यान रखना है कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, और दूसरी चीज क्या याद रखना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ये सारी चीजों को मैं रब कर रहा हूँ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैं कोई यहाँ पर करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो तो आपको समझने में 2 घंटे लग जाएंगे। मैं केवल रूल रेगुलेशन बता रहा हूं कि कौन सा किसमें चेंज होता है। सबसे पहले हम बात इन्हीं टेंस में ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका टेंस, ये वाला, ये मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बता रहा हूं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये चेंज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो एरो बना के ही मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, इस प्रकार से। फिर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है जस्ट इसके बाद वाला,
वो अगर बात करें किस में चेंज होता है तो ये उसके बाद वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। ये मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा हो तो आप चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हो तो आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इतना आपको समझ में आएगा। फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा हो, ये इसके जस्ट बाद वाला, तो भी इसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। तो ये तो सिंपल है, जस्ट प्रेजेंट वाला पास्ट में चेंज होता जा रहा है। फिर यहां से आपको याद रखना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा हो, जो आपका सेकंड वाला है पास्ट इंडेफिनिट है, इसका अगर बात करें तो अगर आपका डायरेक्ट में दे रखा हो तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। मैं एरो इस साइड से बना देता हूं इसलिए कि यदि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट वाला, ये दे रखा हो डायरेक्ट में, तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। इतना आपने समझा। अभी तक हमने चारों देखे थे ना कि प्रेजेंट में है तो किसमें किसमें चेंज होते हैं। अब हम देख रहे हैं जब आपका डायरेक्ट में पास्ट में दे रखा हो। तो पहला हमने देखा जब पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ। पर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें जो उसके जस्ट नीचे है, वो किस में चेंज होता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। मैं इसके सामने लिख भी देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे सब एक ही में मिक्स हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें जो है ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस। तो आपका दो हो गए पास्ट में, एक आपका पास्ट, मैं इसको अपना एरो चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए दो हो गए हमारा, पास्ट सिंपल हो गया जो कि आपका चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया जो कि आपका चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब किसका नंबर आएगा, पास्ट परफेक्ट का आएगा। तो पास्ट परफेक्ट और उसके नीचे वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये किसी में भी चेंज नहीं होते हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। मैं एरो बना के यहां भी लिख देता हूं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको इस प्रकार से दोनों एरो बना के, ये चेंज नहीं होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इतने आपके ओवरऑल रूल होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके भी बता देता हूं कि कैसे आप चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पहले से पढ़ चुके होंगे। ऐसे आपको केवल मैं रिवाइज के तौर पर बता रहा हूं, बाकी ऐसे अगर आप सोच रहे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको नहीं आएंगी, क्योंकि फिर उसके लिए आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। ये पहले की चीजें पढ़ी हुई हैं, रिवाइज आपको करने के लिए हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको चेंज करना है, क्योंकि चेंज करने के लिए आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज आपकी फास्ट रिवीजन में ही नहीं आ जाती, आपको चीजों की खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं आपको एक सेंटेंस के तौर पर बता देता हूं। जैसे सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल एवरी डे, इस टाइप से आपका सेंटेंस है और इन्वर्टेड कॉमा आपका बंद है। अब ये आपका सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको टेंस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए आई गो टू स्कूल एवरीडे लिखा है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और मैंने क्या आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ही सेड लिखा हुआ है तो सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साथ में टू नहीं वरना टोल्ड में बदल जाता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपका लगता है दैट, तो आप यहाँ लिखेंगे दैट। यही सारे रूल है ना, मैंने इसीलिए कहा दैट भी लगता है, रिक्वेस्टेड भी लगता है, वो मैंने डिटेल वाले वीडियो में बताया था। तभी मैंने कहा कि जो चीज आपको आती होंगी पहले से वही आप यहाँ पर समझ पाएगा। तो ही सेड दैट, फिर आई गो टू स्कूल एवरीडे लिखा है तो आपका चेंज होगा, आई का ही में चेंज हो जाएगा। और ही के बाद जो गो है इसकी सेकंड फॉर्म मैंने अभी बताया था इससे पहले जस्ट टेंस में कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ वेंट लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ही वेंट, उसके बाद आपका आएगा टू, फिर आपका आएगा स्कूल, फिर आपका आएगा एवरी डे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक मैंने एग्जांपल भी इसीलिए बता दिया, बाकी हर टाइप के मैंने लेट वाले प्रश्न से लेकर के प्रीवियस ईयर से लेकर के जितने भी टाइप के बन सकते हैं सब टॉपिक वाइज वाले वीडियो में मैंने कराया था। तो इसी प्रकार आप देख लेते हैं
जो आपके एक्टिव पासिव वॉइस आते हैं वो आपका पूरा पेपर में ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में छाया रहता है, तो आपको ग्रामर ही पोर्शन की पूरी पूरी प्रैक्टिस करनी है। आप सोचेंगे थ्योरी बेस तो उससे आप नहीं पास होंगे, आपको ग्रामर पोर्शन से ही गुजरना होगा। एक्टिव पासिव में बात करते हैं, यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में दे रखा है, और इसमें आप जानते हैं एक चीज मैंने स्टार्टिंग में टेंस में पहले बताया था, ये अभी नहीं बताया कि एस या ई एस पहचान में लगता है, जैसे कि राइट्स लिखा हुआ है इस टाइप से, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। जब इसको चेंज करेंगे ये एक्टिव से पासिव में, तो आप बनाएंगे एम या इज एम आर, स्टार्टिंग से ही चल सकते हैं इज एम आर, और साथ ही थर्ड फॉर्म जैसे राइट्स है तो इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, तो आप यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे। फिर अगर बात करते हैं आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट भी हो सकता है, तो पास्ट सिंपल अगर दे रखा हो तो इसको आप किसमें चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट आपका रोट होता है, सेकंड फॉर्म होगी, तो ये जब चेंज करेंगे तो इसे हम वॉज वर में चेंज करेंगे, वॉज वर में चेंज करेंगे, और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, तो आपका ये रहा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें आपकी नॉर्मल फॉर्म लगती है, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है विल या शैल, विल या शैल लगती है, और साथ ही साथ क्या लगेगा, सिंपल राइट ही आपका आएगा क्योंकि वर्ब की कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। और इसको जब आप चेंज करेंगे तो विल बी शैल बी इस टाइप से बनता है आपका, तो आप क्या कहेंगे विल शैल और बी, यानी आएगा विल बी शैल बी इस टाइप से, और साथ में रिटर्न आपका, ये थर्ड फॉर्म हर जगह चलेगी, मैं अच्छा शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, रिटर्न आपका हर जगह, यानी कहने का मतलब है थर्ड फॉर्म आपको हर जगह यूज करनी है। सिंपल फ्यूचर हो गया। फिर बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, इज एम आर यूज होती है, इज एम आर यूज होती है, और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि राइटिंग भी होगा साथ में आपका। जब इस टाइप से सेंटेंस आपका होगा तो ये किस में चेंज होता है, तो ये आपका इज एम आर तो रहता ही रहता है, और साथ ही साथ इसमें बीइंग लग जाता है, बी ई आई एन जी, और रिटर्न आपका इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ध्यान दीजिए बीइंग पहले बी था, अब बीइंग आ गया। फिर यह क्या आया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर इसके बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका वॉज वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म होती है, यानी कि राइटिंग होगा, ये किस में चेंज होगा, तो ये आपका वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। जैसे कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस में आपका चेंज होकर बीइंग लग जाता है, साथ में टेंस भी चेंज होता है और साथ में बीइंग लग जाता है। वॉज वर्ब है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज वर्ब बीइंग, मतलब टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वही रहेगी, वॉज वर्ब, और साथ में बीइंग लग जाता है, बी ई आई एन जी, और साथ में थर्ड फॉर्म रहेगी आपकी, रिटर्न ही लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है, एक्टिव पासिव में या इसमें बनता नहीं है, तो आपको इसमें किसी प्रकार का कुछ याद रखना नहीं है। फिर किस पे आते हैं, प्रेजेंट हो गया कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो परफेक्ट पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म। हैज हैव जब चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, तो साथ में बीन लग जाएगा हैज हैव के साथ, मैं यहाँ पर बीन लिख देता हूँ बाकी आप समझ जाएंगे, हैज हैव बीन आपका आ जाएगा और थर्ड फॉर्म रिटर्न करके ही रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। फिर वापस लौटते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, क्या होती है, हैड होती है, और इसमें भी आपकी रिटर्न थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी बीन आपका लग जाएगा, यानी कि जो हैड है इसके साथ आपका हैड बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड बीन। ये बीन का मतलब केवल अकेले बीन नहीं आएगा, हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, ये हैज हैव अलग अलग क्या है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगेगा, तो ये हैड बीन हो गया, और साथ में आपका थर्ड फॉर्म ही रहेगी रिटर्न करके जो लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, साथ ही साथ आपका फ्यूचर परफेक्ट भी बनता है, ये भी ध्यान दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या शैल, विल या शैल होती है, और साथ ही साथ आपका हैव भी लगता है, विल शैल हैव, और थर्ड फॉर्म लगती है आपकी रिटर्न करके, जिसको जब चेंज करेंगे तो आप विल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, विल या शैल जो भी आएगा उसके साथ साथ आप हैव भी लिखेंगे ही, पर बीन और एक्स्ट्रा आप इसमें जोड़ेंगे, और थर्ड फॉर्म रिटर्न करके जो है वो लगेगी। रिटर्न
लगाना नहीं है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिटर्न क्या, यहाँ पर कोई भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने रिटर्न तो समझाने के लिए लिख दिया। तो पूरे हमने एक्टिव पासिव के रूल ए से लेकर जेड तक देख लिए। अब हम क्या करते हैं, इस पर भी आधारित एक सेंटेंस देख लेते हैं। वैसे लिखने की क्या आवश्यकता, मैं ऐसे आपको बोलकर बता देता हूँ। जैसे आपका एक्टिव में दे रखा हो कि गर्ल क्लिक्ड सेल्फी, तो आप जब इसे चेंज करेंगे पासिव में तो क्या चेंज करेंगे, गर्ल क्लिक्ड जो सेल्फी है वो आपका सिंपल पास्ट का टेंस है। तो जब आप चेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या बताया है कि ये जो सेंटेंस जब चेंज करेंगे पासिव में तो वॉज वर और थर्ड फॉर्म आएगी, तो आप चेंज करेंगे सेल्फी वॉज क्लिक्ड बाई गर्ल। तो ऐसे आपके इसमें सेंटेंस जो टेंस है यानी कि जो भी आपको सेंटेंस दिया होगा वो जो है वो बनते हैं। तो सारी चीजों को रब करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा बेसिक चीजों पर चलते हैं। ग्रामर पोर्शन में काफी देख लिया, अभी कुछ और चीजें देखेंगे। और बेसिक चीजों में अगर बात करें तो सबसे पहले आप कहेंगे अल्फाबेट के संदर्भ में कि अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं, नॉर्मल चीज है। वर्ड आप जानते हैं क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर शब्द की अगर बात की जाए कि लेटर को आपस में लिखने मिलाकर लिखने से कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में आप समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाला शब्द समूह कोई अर्थ निकलता है तो हम उस शब्द समूह को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये दो भाग होते हैं। फिर बात करते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो प्रकार होते हैं मुख्यतः, यहाँ पर मिक्स सेंटेंस भी एक दे रखा है पर आपके अधिकतर कोर्स में मिक्स्ड नहीं देखने को मिलता है, यही तीन देखने को मिलते हैं। तो ये भी सेंटेंस के प्रकार हैं, ये जो है अंग है, ये जो है वो प्रकार हैं। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसको मैं अपनी उस बुक से दिखाता हूँ, यानी कि जो नोट्स हैं उसमें से दिखाता हूँ। यहाँ से हम देख लिया था, हमने टेंस तक देखा था, यहाँ से है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो क्लॉज कहलाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आता है। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, एक केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एग्जाम्पल जैसे कि द चेयर इज रेड, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो यही यहाँ पर भी लिखा है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, इसी को दूसरे से भाषा में भी आप लिख सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस, तो आप क्या कहेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसका अपना एक कंप्लीट थॉट होता है और जो जुड़ी होती है, और नहीं, और एक साथ ही क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो है जुड़ी होती है किससे, कॉमा, सेमीकोलन या कंजंक्शन से। और कंजंक्शन में भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो ज्वाइन करने की बात कही गई वो एग्जाम्पल से समझिए कि वह मेरे पास आया और मेरी सहायता की, यानी कि ही केम टू मी एंड हेल्प्ड मी। यहाँ पर भी देखिए कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। मैंने यही आपको बताया कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। वो होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यही सब है, कॉमा, सेमीकोलन कंजंक्शन के अलावा जो कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम कर रही है, जैसे एंड है आपका, तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसीलिए दो तरह जगह से आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और साथ ही साथ आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये दोनों आपकी इसमें होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और यहां पर आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज आपको अवश्य देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो तो अभी हमने ऊपर देखी। तो कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती ही है, और साथ ही साथ आप कहेंगे कि एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है। तो एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब देखिए इसके एग्जांपल को समझिए कि मैं जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, आई न्यू दैट ही वुड नॉट, ही वुड नेवर टेल अ लाई। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल, ये तो ये जो इसमें भाषा लिखी हुई है वो तरीके से मैंने आपको बताया। नॉर्मल कैसे आप समझेंगे, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें जो दो सेंटेंस जुड़े होते हैं उनका अलग अलग अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है। जैसे मैं आपका कहूँ वो मेरे पास आया, तो ये कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है कि और के बाद आप बोले तभी ये पूरा हो, ऐसा नहीं है। या मेरी सहायता की, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब
जो ये दो सेंटेंस जो और या इन सबसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़े हैं, जो अपने आप में कंप्लीट थॉट दे रहे हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। पर कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है कि मैं जानता था कि, इस टाइप से आपका आधा सेंटेंस है। अगर आप इतना बोलेंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी वाली बात आती है आपकी, आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब चेंज करने को भी आते हैं, तो चेंज इसी सब आधार पर आप कर सकते हैं। मैंने रूल सारे आपको बता दिए, और चेंज करने के नियम वगैरह तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और बाकी मिक्स्ड सेंटेंस आपके कोर्स में नहीं है, पर एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से अलग होते हैं, वो आपके मिक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है कौन सा, जो ऊपर हमने देखा था क्लॉज वाला, वो हम नीचे देख लेते हैं। क्लॉज क्या होते हैं, इसके टाइप भी आपसे पूछे जाते हैं। तो क्लॉज की बात करें तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही भाग है, या का ही एक भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, और यही आपका क्लॉज कहलाता है। इसी को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे कि क्लॉज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट विद अ फाइनाइट वर्ब। तो क्लॉज की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, उसके टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो है ऐसी क्लॉज होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है। मैंने आपको बताया ना, प्रिंसिपल मतलब कि वो अपने आप पर डिपेंड है, जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। जो हमने अभी ऊपर देखिए देखा भी था इस वाले में, कि दो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो इनका पूरा कंप्लीट स्वयं का अर्थ निकल रहा है, इन्हें दूसरों की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी होती है प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, वह क्लॉज भी एक स्वतंत्र क्लॉज है, ये क्लॉज जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, और ये सिंपल सेंटेंस की तरह जो है वो होती है, जो अन्य क्लॉज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, फॉर हो गया और एटसेट्रा से संयुक्त जो है वो होती है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ये भी क्लॉज का एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है। ये क्लॉज जो है वो एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है, इसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। ये अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होती है, और ये क्लॉज अन्य क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है, जैसे कि वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, थॉट, ऑल्दो, इन सब से संयुक्त होती है, जुड़ी होती है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके भी तीन टाइप हैं। आपने इतना तो समझ लिया ना कि प्रिंसिपल क्लॉज जो डिपेंड है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है इसका स्वयं का अर्थ निकलता है, पर जैसे एंड, बट, इन सब से जुड़ी रहती है, संयुक्त होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंसी पर वर्क होती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं इनसे। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके भी तीन टाइप होते हैं। ये आपके बहुविकल्पी में सब कुछ कोर्स में है, तभी मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन टाइप, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ध्यान रखिएगा ये जो है कैसे डिवीजन किया गया है। स्टार्टिंग से है, सेंटेंस जो है इसके दो भाग देखे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। फिर इसके बाद जो नॉर्मल मुख्यतः सेंटेंस के प्रकार थे वो हमने देखे। उसके बाद क्लॉज देखी, क्लॉज में आपके प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये आपके तीन टाइप हुए। और इसमें जो तीसरा वाला है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और साथ ही साथ एडवर्ब क्लॉज में डिवीजन होगा। फ्रेज आप जानते हैं क्या होता है, एडियम फ्रेजेस से रिलेटेड वो पहले हम बता चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिए कि वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त जो विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं उनको 8 भागों में बांटा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। अभी हम आगे क्या करेंगे, नाउन के टाइप्स देख लेंगे, क्योंकि अभी ये जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया था। तो सारे पेपर को हम ध्यान में रखते हुए सारी चीजें लेके चल रहे हैं। ये सेंटेंस के कुछ टाइप लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव मैंने आपको बताया था जो नकारात्मक नहीं होते हैं। असर्टिव मैंने बताया था जो आपके नॉर्मल सिंपल में आते हैं। और इंपरेटिव क्या होते हैं, किसी प्रकार का ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट कमांड हो गया, रिक्वेस्ट है, सुझाव है, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन, इच्छा व्यक्त की जाती है, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सभी चीजें समझने वाली हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू है, ये सब क्या है, ये आप इच्छा प्रकट करते हैं तो वो इसमें आता है। एक्सक्लेमेटरी मतलब किसी प्रकार का भय, हर्ष, क्रोध या दुख, आश्चर्य, क्रोध नहीं कहेंगे आप, घृणा, दुख, आश्चर्य, इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी साइन भी तो आप लगाते हैं कि हुर्रे, वी वॉन द मैच, ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फिर बात करते हैं, ये सारी चीजें आपके कोर्स में नहीं है, ये स्लेबल आपके कोर्स में है। ये वर्ड का वह भाग जो एक बार में बोला जाता है उसे हम स्लेबल कहते हैं, और एक वर्ड एक या अधिक स्लेबल का हो सकता है।
इसमें भी जैसे कि 1 सिलेबल में वर्ड, रन, सिट, ये सब हो गया। 2 सिलेबल में वर्ड्स, मंडे, 14, फादर। तो ये क्या है, ये है सिलेबल का जब टुकड़े और नहीं करते हैं कि एक वर्ड एक या अधिक सिलेबल का हो सकता है, जैसे कि वर्ड्स विद मोर देन 2 सिलेबल तो हम वंडरफुल ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बोलते हैं। जैसे 1 सिलेबल वाला है तो एक साथ बोल जाते हैं सिट, इसमें कहीं हम अलग अलग रुके नहीं, ब्रेक नहीं लेना पड़ता है। 2 सिलेबल में अलग अलग लेना पड़ता है, जैसे संडे, फादर में फादर, 14 में 14। इसी प्रकार और 2 से ज्यादा जिसमें समझ लिया, जैसे डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी। समझ गए होंगे आप इस लेवल क्या होता है। वॉवेल्स आप जानते हैं 5 होते हैं, ई ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट जो बाकी बचे होते हैं अंग्रेजी भाषा में 21 वॉवेल्स को छोड़कर, वो आपके कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स को भी समझिए, जो हिंदी में आप उपसर्ग पढ़ते हैं वही आपका प्रीफिक्स होता है। मूल शब्द के साथ पहले कुछ अक्षर जो होते हैं वो आपके प्रीफिक्स कहलाते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इनकम्पिटमेंट, डिसलाइक, इम्बार्क, ये सभी हैं आपके प्रीफिक्स में। सफिक्स क्या होते हैं, जो बाद में लगते हैं, बाद में, जैसे एज, इड, आईएसटी, आईएनजी। तो आईएनजी आप लगाते हैं ना बहुत से वर्ड में, प्लेइंग, तो ये सफिक्स में आते हैं। अब बात करते हैं नाउन की। मैंने कहा था ना नाउन को हम देखेंगे क्योंकि आया है आपका अभी सेकंड सेमेस्टर का जो हाल ही में पेपर हुआ है। तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को हिंदी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो व्यक्तिवाचक, तो आप कहेंगे ए प्रॉपर, या इसकी जो डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे किसी का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक में हम यही तो देखते हैं, राम, अलवर, टेबल, एटसेट्रा। कॉमन में क्या होता है, जातिवाचक। अ कॉमन नाउन रिफर्स द नेम गिवन टू पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस और सेम काइंड ऑफ क्लास। जैसे कि किंग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, ये सब कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। जैसे कि किसी प्रकार के समूह की बात होती है ना, तो जैसे टीम हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, इस टाइप से यहां से आपसे पूछा भी जा सकता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल उठा दूं, पोवर्टी उठा लूं, कि पोवर्टी इज विच टाइप ऑफ नाउन। 4 ऑप्शन दिए होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो पहचानना भी आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि हिंदी में भी ध्यान रखिए कि बाई चांस हम इंग्लिश में ना पहचाने तो हिंदी के नाम से समझ जाए। इसी प्रकार मटेरियल नाउन पदार्थवाचक होता है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नहीं होते हैं, इनकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। और लास्ट आपका हो जाएगा, और ये भी इसमें लिखा है कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी एक पॉइंट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आपसे पूछा गया था, डेफिनेशन पूछी गई थी। डेफिनेशन तो एक एक लाइन की आपको सबकी आनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रिफर्स द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे हॉनेस्टी हो गया, हॉनेस्टी नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्टी पढ़ते हैं, एक्स साइलेंट रहता है। ब्रेवरी हो गया, हैट्रेड, लॉफ्टर, पोअर्टी, ये सब आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है। नीचे लिखा भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें ना तो फिजिकल टच किया जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। इसी में ही आपके नाउन केस भी हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव्स ऑफ एड्रेस। पर ये मेन 3 ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले नाम, बाकी आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी बता दिया मैंने एक नाम के तौर पर कि आ जाए तो आप इसे खाली छोड़कर ना आए। बात करते हैं अब हम कंजंक्शन की। कंजंक्शन आपके कोर्स में है कि ये ऐसा शब्द है जो जोड़ने का काम करता है सेंटेंस। डेफिनेशन क्या होगी, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। अब 3 टाइप के कंजंक्शन होते हैं, जो ऊपर आपने देखा था वो क्लॉज देखा था, कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ सारी चीजें। ये कंजंक्शन के टाइप हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पर जो नीचे है एडवर्ब वगैरह दे रखा है, पर हम इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये कंजंक्शन 2 समान रैंक के जो सेंटेंस या वर्ड है उनको जोड़ते हैं। इस तरह के मुख्य कंजंक्शन है, जैसे फॉर हो गया, एंड। आप देखते हैं कि राम ने खाना खाया और घूमने गया, तो समान रैंक की जहां पर बात होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात वहां हो जाएगी। तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग मतलब इन कंजंक्शन के द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ा जाता है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऊपर मैंने बताया, वो क्लॉज जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर डिपेंड होती है। इस तरह की जो मुख्य कंजंक्शन है वो आपका आफ्टर है, ऑल्दो है, एज है,
एज के साथ एज इफ है, एज लॉन्ग एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो। ये मैंने कंजक्शन जब पढ़ाया तो पूरी आपको लिस्ट बताई थी, इसीलिए यहाँ इसलिए मैं केवल और केवल नाम आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। टिल, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, इसी प्रकार वेयर, वेयर एज, वेयर एवर, ये सब आपके किस में, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्लॉज नहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो पहचानिए। और तीसरा जो होता है कोरिलेटिव, पहचानने की मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप पहचान लीजिएगा। तीसरा आपका होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। इसमें बात करें तो सारी चीजें जो डिपेंड होती है ना, दो एक सेंटेंस दूसरे पर, कि आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इस टाइप की जो कंजक्शन होती है वो आपकी कोरिलेटिव कंजक्शन होती है। तो देखिए तीसरी वाली तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कोरिलेटिव कंजक्शन, कि जहां पर डिपेंडेंसी की बात की, लिखा ही है इसमें पेयर में यूज किए जाते हैं, तो यही पेयर में यूज होते हैं। आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर। कई बार फिलिंदा ब्लैंक में दिए होते हैं कि एक फिलिंदा ब्लैंक्स दी होगी, बोथ वहां यूज होगा, एंड की जगह फिलिंदा ब्लैंक दे देंगे, तो बोथ के साथ एंड आता है, वेदर के साथ वैसे बोथ नहीं पूछा जाता है, अधिकतर वेदर वगैरह पूछा जाता है, आइदर पूछा जाता है, ये सब वेदर, वेदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो कोरिलेटिव कंजक्शन आप पहचान लेंगे। सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग में अगर मैं कोऑर्डिनेटिंग की पूरी आपको ट्रिक बता दूं तो सबऑर्डिनेटिंग आप जो बचे सारे वो सब इसमें आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग में देखिए क्या आ रहा है, फॉर, एंड, नॉर, बट और, यट, सो आ रहा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। यहां पर जगह लिखने की कहां पर है, यहां पर लिख देता हूं मैं। तो ये आपकी ट्रिक है, फैन बॉयज। ये आपकी ट्रिक है, किसकी ट्रिक है ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ट्रिक है। अब देखिए कैसे, जो एफ दे रखा है इससे आपका होगा फॉर, जो ए दे रखा है इससे आपका होगा एंड, जो एन दे रखा है इससे आपका होगा नॉर, जो बी दे रखा है इससे आपका होगा बट, जो ओ दे रखा है इससे आपका होगा और, जो वाई दे रखा है इससे आपका होगा यट, और जो एस दे रखा है इससे आपका होगा सो। तो ये आप याद रखेंगे, क्या है ये सभी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट और, यट, सो। तो देखिए सभी यहां पर आ रहे हैं, यट वाला नहीं आ रहा है, यट वाला आप ध्यान कर सकते हैं अलग से, यट इसमें जो है भी आता है, जो यहाँ पर नहीं है यट, वाई है तो आपका, हाँ तो सारे ही हैं। तो आपको ये नाम ये से याद रखने होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, कि फैन बॉय जो है आपका आता है, ये आपके पेयर में होते हैं, ये फैन बॉयज हो जाएगा, तो बाकी जो बचा वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हो जाएगा। अब एक एक डेफिनेशन इन सब की भी देख लेते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट एंड डेफिनेशन ऑन एडवर्ब इस टाइप से, तो आप समझ लीजिए। और और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम दे रहे हैं, इतने कम समय में सारी चीजें मैं आपको थोड़े 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 भाग में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। और साथ ही साथ सभी के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके और सभी लोग अच्छे से अच्छा पेपर करके आए। एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे कि एडवर्ब को आप कहेंगे हिंदी में कि वह वाक्य में ऐसा शब्द है, ये जो वाक्य है उसमें ऐसा शब्द है जो वर्ब या एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की विशेषता प्रदान करता है, संशोधित करता है, उसके अर्थ में कुछ वृद्धि परिवर्तन करता है। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस दैट विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो इस टाइप, तो यहां तक है एडवर्बियल फ्रेज, भले ना लिखे, यहां तक लिखिएगा डेफिनेशन, तो एडवर्ब की एक लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी। इंग्लिश में ही लिखनी है, हिंदी में ना लिखिएगा, हिंदी में आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। प्रोनाउन की डेफिनेशन तो आप कहेंगे जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि आप कहेंगे जनरली प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर और रिफर टू अ नाउन एंड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स और थिंग और थिंग्स हुज आइडेंटिफाई इज मेड क्लियर अर्लियर इन द टेक्स्ट। यहाँ पर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा है प्रोनाउन, आप यही लिखेंगे इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो आपकी नॉर्मल डेफिनेशन होती है प्रोनाउन की वही। फिर आपका प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन और थिंग रिफर्ड बाय इट हैज विद समथिंग एल्स। और आप प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। तो इस टाइप से आप इसकी भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपके कोर्स में नहीं है, पर मैं आपको एक जनरल बता देता हूं कि ट्रांजिटिव सकर्मक होता है और इंट्रांजिटिव आपका अकर्मक होता है, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं।
सकर्मक आपका क्या होता है? ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। और इन ट्रांसिटिव वर्ब में एक्शन ऑब्जेक्ट कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर जो है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि रमेश हिट्स अ बॉल ट्रांसिटिव वर्ब, ही स्लीप्स इन द बेड आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। बाकी आपके कोर्स में सिनोनिम एंटोनिम ये सब पूछे जा सकते हैं। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कुछ लिस्ट करा दी थी, उनका कोई कहीं तक कोर्स नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उनको यहाँ पर देखने का कोई मतलब तो है नहीं। वो आपसे जो पूछा जाएगा आपको आता होगा तो कर ले जाएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं हम डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव 3 टाइप की होती है। पॉजिटिव डिग्री क्या, जहां पर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स जनरल फॉर्म, इट डिनोट्स द मेर एक्सटेंस ऑफ सेम सम क्वालिटी। और इसी प्रकार आप कहेंगे कंपैरेटिव, तो इट डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। और यहाँ पर आप आएंगे सुपरलेटिव में, तो आप कहेंगे इट डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी, इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। जैसे आप कहेंगे पॉजिटिव में गुड है, इसका बेस्ट होता है, एक गुड का कंपैरेटिव में बेटर होता है और सुपरलेटिव में बेस्ट होता है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये सेंटेंस भी आपके चेंज करने को आते हैं, मैंने पूरा अलग से जो डिटेल में पढ़ाया था उसमें सेंटेंस चेंज करना भी इसलिए आपको बताया था। तो यहाँ सेंटेंस चेंज करना मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल मैंने आपको जनरल बता दिया कि इस टाइप से होता है। सेंटेंस चेंज करने के लिए वो आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन होते हैं। अब यहाँ पर एक एक रूल रेगुलेशन तो बताया नहीं जा सकता। जितनी भी थ्योरी वाली पोर्शन था, ग्रामर वाला पोर्शन था, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब लेटर एप्लीकेशन और एस्से, हालांकि हम पहले आपका देख चुके हैं पूरा फॉर्मेट कैसे क्या है एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो हम बाद फिर से इसको रिपीट नहीं करा रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ दोबारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर लेटर एप्लीकेशन जो है, यहाँ पर हम कुछ और आपको एक्स्ट्रा करा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने फॉर्मेट कराया था, कुछ लेटर एप्लीकेशन दिखाए भी थे, पर इस मैराथन वाली क्लास में हम आपके लिए एक लेटर, एक एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आपको दिखाएंगे, जो कि पूर्व के वर्षों में आ भी चुका है। तो दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए, तो ये आपका लेटर है हेल्थ ऑफिसर जो है उससे कंप्लेन करने के संदर्भ में, जिसमें बताया गया है कि इनसैनिटरी कंडीशन जो है आपके लोकेलिटी में है, यानी कि जो बीमारियां वगैरह फैल जाती है ना, जो स्वास्थ्य ना हो, जिसको कहते हैं अस्वास्थ्यकर स्थिति, उसको हम कहते हैं इनसैनिटरी कंडीशन। तो उसी से रिलेटेड आपको हेल्थ ऑफिसर को जो है कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है लेटर लिखने को। अब देखिए, सबसे पहले टू द हेल्थ ऑफिसर ये देखेंगे तो 2013, 17 इन सभी बैच में आ भी चुका है। तो सबसे पहले टू द हेल्थ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ, आपको ये फोकस केवल इसके फॉर्मेट पे करना है, जरूरी थोड़ा नहीं यही आ जाएगा, ये तो केवल आपको फॉर्मेट पर देखना है कि यहाँ पर किसको आप पत्र लिखेंगे, सर लिखेंगे, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इनसैनिटरी कंडीशन इन द अराउंड विकास कॉलोनी, मतलब जगह का स्थान का नाम दर्शा देंगे, और साथ ही साथ इसमें जो स्थिति है उसकी बात करेंगे कि कैसे जहाँ पर स्थिति जो है वो गड़बड़ होती जा रही। आफ्टर डे हैज ग्रोन इनटू अ वेरिटेबल हिल, द गार्बेज वैन हैज नॉट कम, आती ना कूड़ा गाड़ी, वो भी नहीं आती है। तो मतलब जो भी स्थिति आप अपने आप से लिख सकते हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ड्रेन्स लीकिंग के संदर्भ में आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट के तौर पर, और लास्ट में आप ये दर्शा सकते हैं कि दीज इनसैनिटरी कंडीशन आर श्योर टू ब्रीड डेंजरस डिसीजेस एंड एपिडेमिक्स, यानी कि ये जो भी स्थिति है ना कहीं अन्य जो बीमारियां उसको भी जन्म दे सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एक्शन लें, उसी को लेकर के यहाँ लिखा है योर फेथफुली XYZ करके यहाँ पर हो जाएगा। ये तो हो गई एक आपका लेटर। अब एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। अब यहाँ मैराथन में देख रहे हैं ना, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको केवल शॉर्ट में चीजें बता रहे हैं, हमने टॉपिक वाइज में कराया था, वहां डिटेल में बता दिया था एक एक लाइन का मतलब। अब यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, गिव द जेन्युइन रीजन ऑफ योर एब्सेंस, मतलब आपको अपने हेडमास्टर जो स्कूल के हैं उनको छुट्टी के लिए जो है वो 3 दिन की छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन लिखनी है, और साथ ही साथ जेन्युइन रीजन भी देना है। 13, 16 दो बार ये देखिए डीएलएड में पूछा जा चुका है। तो टू द हेडमास्टर सिटी पब्लिक स्कूल लखनऊ, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू अटेंड द स्कूल एज आई एम डाउन विद चिकन पॉक्स, मतलब जो बीमारी है उसके संदर्भ में भी ऐसे लिख सकते हैं। सिंस इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज आई हैव बीन एडवाइज्ड क्वारंटाइन, मतलब ये डिसीज ऐसी होती है ना बीमारी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, तो ऐसा मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है
कि आपको अकेले रहना पड़ेगा। क्वारंटाइन तो आप जानते ही हैं, इस शब्द से वाकिफ हैं कोविड से। तो एंड अ फ्यू डेज कंप्लीट रेस्ट, और कुछ दिन का आराम को लेकर के कहा गया है। देयरफॉर यहाँ पर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, छुट्टी को लेकर के तारीख भी यहाँ लिख दी गई है। कोई भी आप लिख सकते हैं। कई बार देखिए डायरेक्ट आपको पेपर में ही दे देता है कि आप अपना नाम या ऐसा कुछ मेंशन ना करें, तो उसको आपको ध्यान देना है। वैसे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नाम की जगह अधिकतर XYZ आता है, तारीख से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यूर एविडेंटली XYZ, क्लास 5 सेक्शन बी, रोल नंबर 10। कारण क्या होता है मालूम है? जो पेपर चेक करता है एग्जामिनर, वो आपके स्कूल का नहीं होता है। जो आप डीएलएड के एग्जाम देंगे ना, वो डाइट में जाकर के कॉपियां चेक होती है। इसलिए मेन रीजन दिया जाता है कि आप अपने कोई पर्सनल जानकारी इसमें ना लिखें। ये मेन रीजन होता है इसमें ना लिखने का। तो ये तो हो गया हमारा लेटर, ये एप्लीकेशन लेटर भी हमने देख लिया। अब देखते हैं हम 50 शब्दों में जो है आपका एस्से। लेटर देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया। आपके पेपर में 50 शब्दों में ही पूछा गया है पूर्व के वर्षों में। हालांकि कोविड-19 वाला मैंने कराया था आपको, तो उसमें मैंने आपको हेडिंग वाइज भी करा दिया ताकि आप हर तरीके से तैयार रहें। तो कोविड-19 वाला जो कराया था वो आपको हेडिंग वाइज करा दिया, और अब जो हम कराते हैं वो 50 शब्दों के आधार पर कराते हैं। हालांकि जो मैं आपको कराऊंगा 3 टॉपिक कराऊंगा, जिसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक होगा वो होगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। यहाँ पर 50 शब्दों से ज्यादा है। आपको क्या करना है, मैं ज्यादा चीजें कराऊंगा तो कुछ चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही है। 50 शब्दों से ज्यादा ही है। बस आप इसमें से जो चीजें अच्छी छांटने वाली लगे उसको दिमाग में रखिएगा, कैसे लिखने का तरीका है उसको ध्यान में रखिएगा और लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, ऐसे करके एक कोई कोटेशन टाइप की स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करने के तौर पर। अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप चीजों को लिख सकते हैं। वी ऑल एग्री दैट इन टुडे फास्ट लाइफ इट इज एसेंशियल टू कीप अवर सेल्फ फिट एंड एक्टिव। मतलब इतनी जो भागदौड़ वाली जिंदगी में है, अपने आप को फिट रखना बहुत ज्यादा जो है चैलेंजिंग वर्क है। Therefore, we must set up a proper routine to complete our daily work so that we have some time for ourselves too। मतलब इन सभी जो फिटनेस चैलेंजेस है ना, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली रूटीन बनाना चाहिए। और जब डेली रूटीन आप बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ पर भी इफेक्ट डालेगा। और उसी को लेकर के लिखा हुआ है कि एंड वी हैव सम टाइम फॉर अवरसेल्फ टू, मतलब अपने लिए भी समय आप निकालिए। अ मॉर्निंग वॉक इज अ गुड वे टू स्टार्ट विद अवर रूटीन एज द एटमॉस्फेयर इज साइलेंट एंड क्लीन। तो एटमॉस्फेयर जो है उससे जोड़ करके आप लाइन लिख सकते हैं, देयर इज कूल ब्रीज ब्लोइंग एंड इट फील्स रिफ्रेशिंग। हम देखते हैं ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, आसपास का वातावरण होता है रिफ्रेशिंग, वो सारी चीजें। मॉर्निंग वॉक टर्न्स अवर मसल्स, हाँ अपने मसल्स और जो शारीरिक पुष्टता जिसको कहते हैं हिंदी में ना, उसको लेकर के लिख सकते हैं। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है, उसको लेकर के लिख सकते हैं। और बॉडी बिकम्स एनर्जेटिक एंड वी रिमेन फिट एंड हेल्दी। बॉडी भी आपकी एनर्जी से पूरी भरपूर रहती है और आप भी फिट रहते हैं। कुछ और इसी में लाइन और है कि ये आपका था इंपॉर्टेंस ऑफ, अच्छा इसमें इतना ही है, ठीक है। ये 50 शब्द से थोड़ा सा ज्यादा है, पर आप इतना लगभग तो 2 पैराग्राफ के आधार पर आप जैसे जहां से मैंने कलर चेंज किया ना रेड कलर से, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। अगला टॉपिक अब देखते हैं हमारा ऐसे लेटर का, ऐसे का लेटर का नहीं, माई क्लासरूम। तो माई क्लासरूम में सबसे पहले अवर, यहाँ पर देखिए जिस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया उसी पर ही फोकस किया गया है कि अवर क्लास सिट्स इन अ रूम इन अ अपर स्टोरी, मतलब कहाँ पर उसकी स्थिति है पूरे विद्यालय में। 25 फीट लॉन्ग है, 20 फीट वाइड है, लंबाई चौड़ाई लिख दी। 2 दरवाजे हैं, 4 विंडो हैं, 8 वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर जानते हैं ना, जो जैसे अंडरग्राउंड में होते हैं, तो उनमें से जो गर्म हवा होती है वो निकालने के लिए किचन वगैरह में आप देखते हैं वेंटिलेटर रहता है, तो वो बेसिकली सफोकेशन ना हो उससे बचने के लिए होता है। द वॉल्स आर पेंटेड विद ब्राइट कलर्स, ऐसे करके आप बता सकते हैं यानी कि आसपास के कलर को लेकर के। फ्लोर इज मेड ऑफ वुडन और आवर रूम इज एयरी ओपन एंड वेल वेंटिलेटेड। अब आपने एक चीज फोकस की कि आपसे पूछा गया माई क्लासरूम, तो आप अपने विद्यालय के बारे में नहीं लिख देंगे कि मेरा विद्यालय इतने बजे खुलता है, मेरा विद्यालय का समय ये है, मेरे विद्यालय में इतने टीचर हैं। क्लासरूम पूछा है तो क्लासरूम की विशेषताओं को आप दर्शा रहे हैं। विद्यालय पूछता है तो विद्यालय की, समझ रहे हैं कहने का मेरा मतलब क्या है। आगे देखिए, देयर आर 20 टेबल्स 40 चेयर्स, द टेबल्स आर अरेंज्ड in 5 rows of 4 tables each. There are 2 chairs at each table. In front there is a raised wooden platform. The teacher table, chair and a blackboard are placed on the platform. There is a almirah
फॉर द यूज ऑफ टीचर्स। तो ऐसे करके आप क्लासरूम के बारे में कुछ लिख सकते हैं। और ये एक पेज और है इसी के बारे में, थोड़ी सी कुछ और लाइनें। द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स, कार्टून। आपने देखा होगा ना, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें भी ऐसा होता है। प्राइवेट के जो सरकारी जो दिल्ली दिल्ली वाले होते हैं ना, उनमें भी देखेंगे तो दीवारों पर और तस्वीरें होती हैं, कार्टून कैरेक्टर होते हैं, मैप्स होते हैं, डायग्राम होते हैं और बहुत से मोटोज होते हैं। जो आप देखेंगे महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा, उस तरीके के। स्मार्ट बोर्ड इज ऑल्सो देर इज एन अवर क्लास। स्मार्ट बोर्ड भी अब तो यूज होने लगा है। द टाइम टेबल एंड चार्ट हंग ऑन द फ्रंट वॉल, इट इज केप्ट परफेक्टली नीट एंड क्लीन। तो इस तरीके से माई क्लासरूम आपका हो जाएगा। आखिरी टॉपिक देखते हैं एक और, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। द स्कूल प्लेग्राउंड। अब देखिए, देयर इज अ गुड प्लेग्राउंड इन अवर school. It is just close to the school. It has green grass looking like green velvet all round the ground. देखते हैं ना, एक वेलवेट आता है जैसे शादी बारातों में जमीन में बिछा रहता है, ग्रीन टाइप का होता है और वो एक्चुअल में घास नहीं होती है, घास जैसा लगता है। तो वही है बताया गया है कि जो मेरा प्लेग्राउंड है ना, उसमें ऐसे घास बिछी हुई है, वो ऐसा देखने में लगता है जैसे कि ग्रीन वेलवेट है। और पूरे जो ग्राउंड है उसके चारों ओर आपका फैला हुआ है। देयर आर ग्रीन श्रब्स। अब ये देखिए एक नया वर्ड है, श्रब्स मतलब होता है झाड़ियां। विच आर ब्यूटीफुली ट्रिम्ड। झाड़ियां देखिए ऊपर, अगर उसको कोई ट्रिम ना करे, उसको कोई काटे ना, तो फिर जंगल टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए वही यहाँ पर बताया गया है कि उसे इतना ब्यूटीफुली तरीके से ट्रिम्ड किया गया है। देर इज अ गार्डनर टू वाटर एंड लुक आफ्टर इट। और उसको देखभाल करने के गार्डनर भी है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, जिसमें 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आप फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेलते हैं। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन गेम्स। सभी के लिए कंपलसरी है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ईच गेम इज इन द चार्ज ऑफ अ टीचर। द गेम बिगन्स एट 5:30। तो इस तरीके से आप प्ले ग्राउंड के बारे में लिख सकते हैं। कुछ और लाइनें हैं, ये आखिरी लाइनें हैं। इट इज प्लेजेंट साइट टू सी ऑल द स्टूडेंट एट प्ले। द हेडमास्टर एंड द टीचर जॉइन द गेम्स। देर इज अ वेव ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एवरीवेयर। ऑल लुक ब्राइट, हैप्पी एंड जॉली करके। ये जो जॉली करके लिखा हुआ है ना, ये होता है चीयरफुल। जैसे बहुत ज्यादा जीत जाती है ना टीम, तो कहते हैं ये जीत गए, ग्लैड, खुशी, उसी संदर्भ में। तो जॉली वर्ड वो होता है। बाकी आप साधारण से वर्ड यूज कर लीजिए, जॉय वर्ड यूज कर लीजिए, वो भी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया द स्कूल प्लेग्राउंड का आपका ऐसे 50 शब्दों में। और पहले वाले भी 3 देख लिए। मेरा इनको कराने का मेन मकसद ये था कि आप चीजों को समझ पाएं कि आपसे जो टॉपिक पूछेगा उनमें आप कैसे लिखेंगे। बात को समझिए मेरी। ऐसा नहीं है आपको पूरी कथा कहानी जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो भी लिख दें। तो जिस चीज से जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासरूम से रिलेटेड पूछा गया, तो क्लासरूम के ही बारे में लिखिए, ये नहीं विद्यालय के अन्य चीजों पर फोकस करिए। क्लासरूम में क्या क्या आप देखते हैं, वुडन होता है, खिड़की होती है, रोशनदान होते हैं, उनको लेकर के। और ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले अब एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछ लेते हैं। तो सारी चीजें हमने जो है वो देख ली। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके। तो ये प्रश्न आपका है, 24 दिसंबर 2022 को आपका एग्जाम है, उसके लिए हमने रखा है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, अमेरिका। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और यही सारी चीजें हमने डिटेल में भी पढ़ा रखी हैं जो आज आपने देखी हैं। इसको एक वीडियो में हमने पूरा आपको शॉर्ट में सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। यही चीजें अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वो सारी चीजें भी देख सकते हैं। क्योंकि प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें जब तक आपको बेसिक से समझ में आना जरूरी है, तभी आप पेपर में कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ रिवाइज के तौर पर हमने सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।